हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का लेक्चर 10 था। उसमें 10 पार्ट हमने अपलोड किया है फ्रेंड्स। आज से हमारा स्टार्ट होगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में सबसे फर्स्ट टाइप पे हम आज बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और लास्ट में आपका पास्ट टेंस में आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ऐसे ही करके फ्यूचर टेंस पे चलेगा फ्रेंड्स। तो अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना देंगे। प्रेजेंट टेंस का अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पास्ट टेंस का अलग मिल जाएगा और फ्यूचर टेंस का अलग। फिर इसके बाद जो भी शुरू होगा एक्टिव पैसिव, तो उसका भी ऐसे करके रहेगा फ्रेंड्स। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेंड। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको ये पता होगा फ्रेंड्स कि कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी सेंटेंस होते हैं, कहने का मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जब पढ़े थे तो उसमें भी हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वैसा ही हम सारी वीडियो में बताते हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव का लेक्चर है, और कल हमारा जो लेक्चर आएगा यानी कि पार्ट 12 जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव के बाद जो आएगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट कल हमारा ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आए वो क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझ गए फ्रेंड्स कि अगर कोई भी वाक्य है और उसके वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि ये सब शब्द आते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। रूल होता है क्या फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करने का? हमने प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें क्या बताया था फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर्स। और इसमें क्या है फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। हम इसको इसलिए रिलेट किए हैं फ्रेंड्स कि जब चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं फ्रेंड्स। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अभी रिलेट किया, तो इससे क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका रिवाइज हो जाएगा और रिलेट करके पढ़ोगे तो दोनों को याद करने में आसानी होगी फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, और इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो इस तरह से अफर्मेटिव का ये रूल था फ्रेंड्स। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, माता जी ने खाना बनाया। तो बनाया लास्ट में आया फ्रेंड, इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट को लाइए, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया द मदर। उसके बाद कहता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करिए। तो कुक का सेकेंड फॉर्म फ्रेंड्स कुकड होता है, तो हमने कुकड ला दिया, तो हो गया द मदर कुकड। उसके बाद क्या बनाया? तो खाना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? फूड है, तो हमने उसके बाद ऑब्जेक्ट ला दिया। और ये कैसे पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? ये सब हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अपने लेक्चर में डिस्कस किया था फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, जाके आप उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो फ्रेंड्स, क्योंकि वो सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको वो नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर नहीं पता कर पाते हैं आप, तो टेंस आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे। टेंस अगर पहचान भी लेंगे तो फिर बनाने में दिक्कत होगी, ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होगी फ्रेंड्स। जैसे हम कह दिए यहाँ पे रूल में कि सब्जेक्ट पहले लाओ, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जब आप मतलब पहले पता ही नहीं कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट है क्या इसमें या फिर सब्जेक्ट क्या है, तो आप ट्रांसलेशन गलत कर दोगे फ्रेंड। इसीलिए हमने पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर बनाया था, ताकि आप चीज़ों को पहले पहचान सको, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब जो भी है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम टेंस स्टार्ट किए फ्रेंड्स। तो इस तरह से माता जी ने खाना बनाया का ट्रांसलेशन हो गया द मदर कुक द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है फ्रेंड्स, राधा ने गाना गाया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे फ्रेंड्स कौन गाना गाया? तो राधा। इसका मतलब राधा क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो राधा हो गया। उसके बाद रूल हमारा कहता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपको सबको पता होगा कि सिंग सैंग संग, मतलब कि सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है, तो हो गया राधा सैंग। उसके बाद राधा ने क्या गाया? तो अगर किसी भी वाक्य में हम क्या या किसको से प्रश्न करते हैं, जो भी उत्तर मिलता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। और कौन से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जैसे अभी हमने प्रश्न किया कि कौन गाना गाया? तो राधा, तो राधा सब्जेक्ट हो गई। और राधा ने क्या गाया? तो राधा ने गाना गाया, तो गाना क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया राधा सैंग अ सॉन्ग। राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सैंग क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अदर्स नहीं है तो कोई बात नहीं,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसने मुझे देखा, एग्जाम्पल है थर्ड फ्रेंड्स, उसने मुझे देखा। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सी हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे लुक का सेकेंड फॉर्म होता है लुक्ड, फिर किसको देखा, मुझको देखा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो सी लुक्ड एट मी हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रांसलेशन ये किया होगा कि ही लुक्ड एट मी, तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर आप नहीं पता कर पा रहे हो कि फेमिनिन भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो अगर ही लुक्ड एट मी कोई लड़का बनाया ट्रांसलेशन, तो वो भी सही है, और सी लुक्ड एट मी ये भी सही है, दोनों सही है फ्रेंड्स। फिर लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं अफर्मेटिव के, तो दिया है बिजली भाग गई। तो बिजली भाग गई का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी होता है, और गो वेंट गॉन होता है, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ फ्रेंड्स। हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंसेस का रूल देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस डिफरेंस हुआ है। आप इसको भी प्रेजेंट वाले से रिलेट करके पढ़ेंगे, पास्ट वाले को प्रेजेंट वाले से रिलेट करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट किया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट का ही पढ़ रहा है ना, तो अब निगेटिव सेंटेंसेस का है, तो हम निगेटिव सेंटेंसेस से रिलेट करेंगे। उसमें हमने क्या बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेंड, कि सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट का यूज़ करेंगे चूँकि नेगेटिव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। और यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे डिड ला देंगे। डू या डज दोनों का पास्ट क्या होता है फ्रेंड्स, डिड होता है, ठीक है, तो इसीलिए हमने डिड ला दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया। लेकिन अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई हो गया, फिर डिड नॉट, उसके बाद नहाना का फ्रेंड्स टेक बाथ होता है, तो हमने टेक बाथ लिखा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अदर्स का यूज़ कर देंगे, इन दिस पॉन्ड। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, मैंने उसे नहीं देखा। तो आई डिड नॉट, उसके बाद देखना का सी होता है फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो सी रहेगा। फिर किसको नहीं देखा, तो उसे, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, आई डिड नॉट सी हिम। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, उसे राहुल ने नहीं मारा। लास्ट में आ रहा है तो हमें पता है कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये तो पहचान लिए। उसके बाद इसमें नहीं आ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस है फ्रेंड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने लिखा है राहुल, उसके बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे तो राहुल डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से क्या हो गया, राहुल डिड नॉट किल हिम। कोई भी ट्रांसलेशन आप करिए तो रूल को दिमाग में बैठा कर, रूल अगर आपके दिमाग में है फ्रेंड्स तो ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट राहुल हो गया, फिर डिड नॉट हमने ला दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल हो गया, और हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, उसने कुछ नहीं कहा, तो ही हो गया, और उसके बाद कहने का क्या होता है, से सेड। यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। कहने का मतलब है कि लास्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे नॉट का डिड नॉट का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। जब हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, और जब डिड नॉट लगा देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे नथिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ न कहना, ठीक है। नहीं का मतलब यहाँ पे नथिंग से हो गया है, तो हमने कह दिया ही सेड नथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज यहाँ पे हुई है, न कि डिड नॉट, तो ही सेड नथिंग हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स तो। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।